हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, जैसा कि इससे पहले पेपर 4 की कंप्लीट एनालिसिस कर लिया। पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने अभी तक एनालिसिस कर लिया साथियों। आज हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे साथियों, क्योंकि कल जो है हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल क्वेश्चन किए थे। इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए। रात को थोड़ा लेट होने की वजह से हम पूरे 50 क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, और मैंने कहा था कि कल पार्ट 2 में हम आगे करेंगे ना साथियों। तो पार्ट 2 के अंदर देखते हैं साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है ना, आज का पहला क्वेश्चन। इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द बुक रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा का जो दूसरा संस्करण है उसमें बाई एस आर रंगनाथन पार्ट एच डिस्कशन अबाउट, यानी संदर्भ सेवा जो पुस्तक है उसका जो दूसरा संस्करण है, कब आया था ये? 1963 में है ना साथियों। कब आया था? 1963 में एस आर रंगनाथन द्वारा। और इसका जो पार्ट एच है, कौन सा पार्ट एच, किसको संदर्भित करता है साथियों? पार्ट एच में किसकी चर्चा की गई है? तो इसके पार्ट एच में चर्चा की है साथियों रेफरेंस बुक की, है ना। किसकी? संदर्भ पुस्तक की। हम हिंदी में कह सकते हैं इसको संदर्भ पुस्तक, है ना। संदर्भ पुस्तक के बारे में चर्चा की गई है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है साथियों। सर्च इंजन दैट यूज ऑटोमेटिक बुलियन ऑपरेटर्स फॉर सर्चिंग इज, यानी खोज इंजन जो खोज के लिए स्वचालित बुलियन ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से सर्च इंजन है जो अपनी खोज के लिए, यानी हम जब भी मान लो गूगल हो गया या कुछ भी, अल्टा विस्टा, इन्फोसिक, वेब ब्राउज़र। सबसे पहले तो साथियों आप ये चीज़ नोट कर लेना कि ये अल्टा विस्टा, वेब क्राउलर और इन्फोसिक भी क्या है साथियों? ये सर्च इंजन है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही देखने वाली है कि ये तीनों क्या है। आने वाले एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वेब क्राउलर क्या है। तो यह क्या है? एक सर्च इंजन है साथियों। अल्टा विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है। इन्फोसिक क्या है? एक सर्च इंजन है साथियों, है ना। तो ये तीनों एक सर्च इंजन है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें ऑटोमेटिक बुलियन ऑपरेटर और सर्चिंग के लिए ऑटोमेटिक बुलियन वाला जो ऑपरेटर है वो कौन सा सर्च इंजन यूज करता है? तो साथियों यह तीनों ही क्या करते हैं? ऑटोमेटिक बुलियन ऑपरेटर्स का जो है उपयोग करते हैं साथियों। 32 क्वेश्चन में डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 नंबर क्वेश्चन है साथियों। द पीरियोडिकल इंडेक्स नॉट पब्लिश्ड बाय H.W. विल्सन कंपनी, यानी कौन सा पीरियोडिकल इंडेक्स जो है H.W. विल्सन कंपनी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है साथियों। तो हम बात करें कि कौन कौन सा प्रकाशित किया जाता है। तो द आर्ट इंडेक्स, यस, इसके द्वारा H.W. विल्सन कंपनी के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। द ह्यूमैनिटीज इंडेक्स भी इसी के द्वारा। द इंडेक्स टू लीगल पीरियोडिकल, ये भी इसी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। लेकिन साथियों द म्यूजिक इंडेक्स इसके द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नहीं प्रकाशित किया जाता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा 33 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है साथियों। बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स पब्लिश्ड बाय H.W. विल्सन कंपनी इज ए बेस्ट एग्जाम्पल फॉर, यानी जो H.W. विल्सन कंपनी है ना, इसके द्वारा प्रकाशित ग्रंथ सूची सूचकांक इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी सबसे अच्छी जो इसके द्वारा पब्लिश है बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स, वह कौन सी है साथियों? यह इसमें पूछ रहा है हमारे को, है ना। तो कौन सी है साथियों? तो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी, यानी बी ऑप्शन इसमें सही जवाब है। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी इसके जो इंडेक्सिंग बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स प्रकाशित करता है ये उनमें से सबसे अच्छा यानी सर्वोत्तम उदाहरण है ना। तो 34 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है साथियों। द वीकली, है ना, वर्ल्ड न्यूज़ डाइजेस्ट, यानी साप्ताहिक विश्व न्यूज़ डाइजेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है विथ कम्युलेटिव इंडेक्सेज, यानी कम्युलेटिव इंडेक्स के साथ में। तो कौन सा साथियों? साप्ताहिक, है ना। और विश्व न्यूज़ डाइजेस्ट का उदाहरण कौन सा है? साप्ताहिक, जो किस प्रकार का? कम्युलेटिव, यानी संचयी सूचकांक। तो यह कौन सा साथियों? फैक्ट्स ऑन फाइल, है ना। हमने देखा है फैक्ट्स ऑन फाइल किसके लिए? विश्व की
घटनाओं के लिए, है ना। कई बार है ना एग्ज़ाम में दे देता है कि जो फैक्ट ऑन फाइल है वो किससे संबंधित है, तो ये विश्व की घटनाओं से संबंधित है साथियों। और कई बार ऑप्शन में क्या दे देता है, यूएसए की घटनाएं, ब्रिटेन की घटनाएं, भारत की घटनाएं, है ना, या फिर विश्व की घटनाएं। तो विश्व की घटनाओं से संबंधित है और ये किस प्रकार का है, साप्ताहिक है। फैक्ट ऑन फाइल किस प्रकार का है साथियों, ये क्या है, सबसे पहले अगर बात करें तो ये क्या है, एक न्यूज़ डाइजेस्ट है। क्या है फैक्ट ऑन फाइल, न्यूज़ डाइजेस्ट, है ना। यानी इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं साथियों, है ना। और ये किस प्रकार का है, तो साप्ताहिक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है साथियों। तो आपने देखा एक क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और यही हमारे को देखना साथियों, है ना। तो इसी चीज़ का हमारे को ध्यान में रखना कि एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है साथियों, खालिस्तान ऑफ इंफॉर्मेशन सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए मैसेज इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी रेशियो ऑफ द मैसेज। यानी सूचना का सुझाव है, खालिस्तान सूचना का सुझाव है कि किसी संदेश में सूचना की मात्रा, यानी किसकी बात हो रही है, सूचना की मात्रा की, है ना। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन की जहाँ बात हो रही है साथियों, तो ये किससे संबंधित है, मात्रा किस में आती है, मैथमेटिकल थ्योरी में, है ना। किससे संबंधित है साथियों, मैथमेटिकल थ्योरी। अगर मैं बात करूँ सूचना की मात्रा की, किसने बात करी है साथियों, तो मैथमेटिकल थ्योरी किसकी है साथियों। एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि जो सूचना का सिद्धांत है मैथमेटिकल थ्योरी वह किसने दिया है साथियों। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा साथियों। देखता हूं आप कितना जो है सही आंसर बता पाते हैं। अब तक आपने कितना सीख रखा है ना, पता तो चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अमोंग इंफॉर्मेटिक्स लॉ ऑथरशिप पैटर्न इज मेजर्ड बाय। यानी सूचना विज्ञान कानूनों के बीच ऑथरशिप पैटर्न को मापा जाता है। यहाँ बात किसकी हो रही है, ऑथर्स की, ऑथर पैटर्न को मापा जाता है किसमें, इंफॉर्मेटिक्स लॉ के में, है ना। तो कौन है, आपने पढ़ा ऑथर प्रोडक्टिविटी से संबंधित कौन सा साथियों, लोट का लॉ, है ना। किससे संबंधित है, लोट का लॉ। यहाँ बात किसकी हो रही है, ऑथरशिप की। तो कौन आएगा इसमें सही आंसर, लोट का लॉ, है ना साथियों। इस तरीके से हमारे को सही आंसर करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है साथियों, खालिस्तान इज ए मेजर फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम which is calculated by dividing the number of relevant documents retrieved with the total number of relevant document in the collection। तो यहाँ क्या बात हो रही है साथियों कि जो है एक सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली की प्रभावशीलता के लिए एक उपाय है जिसकी गणना संग्रह में प्रासंगिक दस्तावेजों की कुल संख्या, यानी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है ना, कौन, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बटावा पुनर्प्राप्त प्रासंगिक दस्तावेजों की संख्या को विभाजित करके की जाती है। किससे, रिलेवेंट जो रिट्राइवल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनमें, यानी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है भाग उसमें किसका देंगे, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इंटू 100। तो क्या प्राप्त होगा साथियों, ये प्राप्त होगा आपका रिकॉल, है ना। यह किसका सूत्र है साथियों, रिकॉल प्राप्त करने का ये है सूत्र है ना। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, प्रासंगिक दस्तावेजों की कुल संख्या भाग पुनर्प्राप्त प्रासंगिक दस्तावेजों की संख्या, है ना, मल्टीपल 100। तो यह किसका सूत्र है साथियों, रिकॉल मापने का, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बैरियर्स टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आर इमोशनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड, और कौन से बैरियर है साथियों, तो साथियों सेमेंटिक बैरियर भी है, फाइनेंशियल बैरियर भी है और टेक्नोलॉजी बैरियर भी है। अब आपको मैं बताऊं कि यह किस संदर्भ में है साथियों। तो आपने जो सूचना का संचार करने में, जैसे मान लो सपोज करो कोई भी सूचना आप किसी व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति तक आप पहुंचा रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है आपके बाधा ला सकती है, यानी उस संचार को अच्छे से, यानी जो चीज़ आप जो संदेश आप पहुंचाना चाह रहे हैं उसमें किस किस तरह की बाधाएं आ सकती है, उसका यहाँ पे जो है बताया जा रहा है साथियों। तो देखो, एक तो भावनात्मक फीलिंग्स की बाधाएं, यानी जो चीज़ अपन समझाना चाह रहे हैं दूसरा समझ नहीं पा रहा, वो फीलिंग्स का यानी इमोशनल्स का, है ना। और फिजिकल बैरियर, फिजिकल कई बार ऐसी जगह जहाँ सूचनाएं जो है नहीं पहुँचाई जा सकती हैं,
तो वो फिजिकल बैरियर भी आ जाता है साथियों, है ना। उसके अलावा संगठनात्मक बैरियर भी आ जाता है, और जो है सेमेंटिक बैरियर बिल्कुल आ सकता है। वित्तीय जो है बैरियर, बिल्कुल पैसे की वजह से कई बार कई सूचनाएं हम नहीं पहुंचा पाते हैं। उसके अलावा तकनीकी बैरियर, यानी जिस फॉर्मेट में, जिस टेक्नोलॉजी फॉर्मेट में अपन उनको सूचनाएं भेज रहे हैं, अगर किसी को मेल के द्वारा सूचनाएं भेज रहे हैं, उनके पास मेल की नहीं है अवेलेबल, मेल को ओपन करने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वह सूचना नहीं पहुंच पाई। तो ये सारे प्रकार की कौन सी है, क्या चीज़ है साथियों, तो जो सूचना के संचार में जो जो बाधाएं आती है ये है उसके उदाहरण है साथियों, है ना। तो 39 में डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सूचना संचार की किसी भी प्रणाली में अनिश्चितता की माप को क्या कहा जाता है साथियों, तो क्या किसकी बात हो रही है, द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इन ए सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज नाउन एज। तो मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी की जब भी बात होगी तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों एंट्रोपी, है ना। क्या हो जाएगा, एंट्रोपी, है ना। 40 में ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, खालिस्तान डॉक्यूमेंट आर मेड विद द फास्ट स्पीड एंड विथआउट कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो मानव के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बिना कोई योगदान दिए जो है तेज गति से बनाया जा सकता है साथियों, तो वह कौन सा है। देखो, पेटेंट में मानव मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है, स्टैंडर्ड में भी पड़ती है, माइक्रोकॉपी में भी पड़ती है, लेकिन किस में नहीं आती है साथियों, मेटा में। किस में, मेटा में, है ना। मेटा में मानव मस्तिष्क के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान नहीं होता है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, विच वन इज़ नॉट रेफरेंस बुक, कौन सी संदर्भ पुस्तकें नहीं है साथियों। तो देखो, डिक्शनरी क्या है, संदर्भ पुस्तक है क्या साथियों, बिल्कुल डिक्शनरी संदर्भ पुस्तक है। हैंड बुक है क्या साथियों, बिल्कुल है। टेक्स्ट बुक है क्या साथियों, नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया है क्या, बिल्कुल है। तो कौन सी संदर्भ पुस्तक नहीं है, टेक्स्ट बुक संदर्भ पुस्तक नहीं है, यानी 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, पीरियोडिकल पब्लिकेशन सच एज वीकली फोर्टनाइटली मंथली हाफ ईयरली एंड ईयरली कम अंडर। तो साथियों यहाँ बात हो रही है आवधिक प्रकाशन जैसे साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रकाशन, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं साथियों, ये सारे प्रकाशन हैं। तो ये प्राथमिक स्रोत के अंदर आते हैं, प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत ये सारे आते हैं ना। जो भी पीरियोडिकल पब्लिकेशन की जो भी आवृत्ति हैं ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली, है ना, ये इसके फ्रीक्वेंसी है साथियों। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, ए खालिस्तान इज ए लिस्ट ऑफ नेम्स, एड्रेस ऑफ ए पर्सन अथवा ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, है ना। यानी व्यक्ति, संगठनों आदि के नाम और पते की एक सूची होती है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, निर्देशिका, है ना। क्या कहते हैं, निर्देशिका कहते हैं साथियों। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, निर्देशिका, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, डायरेक्टरी, है ना। ध्यान रखना, डिक्शनरी अलग होती है, डायरेक्टरी अलग होती है। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में एग्ज़ाम में डिक्शनरी को ही डायरेक्टरी पढ़ के और जो है गोल क्या कर देंगे, वहाँ पे गोला कौन सा भर देंगे, ए का, जबकि वो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। आपको अच्छे से रीड आउट करना है। अगर इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो रहा है, हिंदी में देख लो डायरेक्ट निर्देशिका, और उसके अनुसार आपको जो है आंसर फिलअप करना है साथियों। अभी जूनियर अकाउंटेंट में ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल वो है, और वो हमारे रिश्तेदार हैं, है ना। यानी ये मान के चलो कि वो अगर लड़का भाई है, उसके साथ एक छोटी सी मिस्टेक होगी कि उसको गोले बढ़ने में इतनी मिस्टेक होगी, छोटी नहीं बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि वो बिल्कुल कंपटीशन में था और अब इस किनार पे आ चुका है कि देखते हैं सिलेक्शन होता है या नहीं होता। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सिलेक्शन के अंदर है, कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन अभी स्थिति काफ़ी विकट हो चुकी है साथियों। तो सिर्फ और सिर्फ उसका स्टडी बहुत अच्छी थी, मेहनत तो उसने बहुत अच्छी करी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, गोले बढ़ने से। अब जब उसको पता भी नहीं था, जब आंसर
ऑफिशियल मार्क्स डाले, उसके बाद उसने गोले चेक किए तो उसको पता चला कि उसके जो राइट क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, उसमें भी गोले गलत भरे हुए थे। तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं हमको नहीं करनी है साथियों, है ना। यही जो गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियां, ये हमारे को सिलेक्शन की दौड़ से बाहर निकाल देती है कई बार, है ना। तो इजी क्वेश्चन को तो हमारे को किसी भी हालत में गलत नहीं करना है। अगर हार्ड क्वेश्चन है और कई बार उसको करने में गलती हो जाती है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इजी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है साथियों, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ से जो अच्छी तैयारी करने वाले, अच्छी मेहनत करने वाले पॉइंटों से रह जाते हैं, और वो किस वजह से रहते हैं, इसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो लोग बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह की गलती हमारे को नहीं करनी है साथियों, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, यूज़र इज एबल टू आइडेंटिफाई और लोकेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इजीली और क्विकली, यानी जो उपयोक्ता है वह आसानी से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करता है आसानी से और शीघ्र। तो किसकी मदद से वह जो है सूचना को आसानी से और शीघ्रता से पहचान कर सकता है और प्राप्त कर सकता है साथियों, तो वो इंडेक्स की मदद से। किसकी मदद से, इंडेक्स की मदद से। इसको हम हिंदी में अगर कहूँ तो क्या कहेंगे साथियों, अनुक्रमणिका, है ना। क्या कहेंगे साथियों, अनुक्रमणिका है। इंडेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुक्रमणिका, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 46, द फर्स्ट नाउन खालिस्तान वाज रिटन बाय अरिस्टोटल, है ना, द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर विच रिजल्टेड फ्रॉम हिज असेंबली ट्रीटी, यानी जो अरस्तु थे, अरस्तु क्या थे साथियों, तो यूनानी दार्शनिक थे, है ना। ये कहते हैं ग्रीक फिलोसोफर, है ना, कहते हैं ये ग्रीक फिलोसोफर। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जो अरस्तु थे वो कौन थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। कहाँ के, ग्रीक के, है ना, यूनान के एक फिलोसोफर थे। तो इनके द्वारा जो ग्रंथ एकत्रित किए गए हैं उसके द्वारा किसका निर्माण हुआ साथियों, एनसाइक्लोपीडिया का। किसका, विश्वकोश का, है ना। एनसाइक्लोपीडिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं साथियों, विश्वकोश। तो 46 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 क्वेश्चन है साथियों, सर्च इंजन मैनेज हेवी डेटाबेस ऑफ, जो आपका सर्च इंजन है साथियों वह किसका डेटाबेस का मैनेजमेंट करता है साथियों, तो जो है URL यस, कीवर्ड यस और वेब पेज, यानी इन तीनों का ही यह जो है डेटाबेस का मैनेजमेंट करता है साथियों। कौन, सर्च इंजन, है ना। तो 47 में डी ऑप्शन बिल्कुल है आपका सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, सर्च इंजन आर एबल टू रीच खालिस्तान टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जो सर्च इंजन है किस प्रकार की जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाता है साथियों। तो वीडियो हम सर्च इंजन से ढूंढ पा सकते हैं क्या, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। डॉक्यूमेंट तक यस, इंट्रेजेस यस, यानी ऑल ऑफ द अबव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अब देखो इसमें मैंने जानबूझ के जो है सी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव डाला है। अब बच्चे क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, तो माइंड में यही उनके सेट रहता है कि डी ऑप्शन में ही ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी सबसे लास्ट में डी ऑप्शन है ना, ऑल ऑफ द अबव अगर दे रहा है तो। और बच्चे क्या करेंगे, जल्दीबाजी में डी ऑप्शन को भर देंगे, गोला कर देंगे, और जब बाद में जब आंसर की हो या मार्क्स डालेंगे तब देखेंगे ये नंबर किसका कटा है, फिर जाके चेक करेंगे कि हमारे को तो सी भरना था, हमने तो डी भर रखा है। तो हमारे को इस तरह की गलती नहीं करनी है, इसलिए मैंने जानबूझ के क्या किया है, सी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव डाला है साथियों। तो ऐसी जो छोटी छोटी गलतियाँ, जो माइनर मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं अक्सर, वह मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है साथियों, है ना। तो अगर सच में ये मेरा प्रयास अच्छा है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें साथियों, है ना, और कमेंट भी करें कि हाँ सर बिल्कुल आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अच्छे हैं ना, वरना मेरे को कैसे पता लगेगा कि जो मेरे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो अच्छे हैं या नहीं, है ना साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि अल्टा विस्टा क्या है। अल्टा विस्टा क्या है साथियों, तो अल्टा विस्टा क्या है, एक सर्च इंजन, है ना। क्या है अल्टा विस्टा, सर्च इंजन। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, सर्च इंजन आर कंपोज्ड ऑफ, यानी सम जो आपका सर्च इंजन है वो कितने भागों से बना है साथियों। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो के अंदर आपको विस्तृत रूप से सर्च इंजन के सारे कंपोनेंट बताए थे, तो आप बताओ कितने हैं साथियों, है ना। तो आप खुद इसका कमेंट में जवाब दोगे या फिर मैं ही दूँ, हैं। चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं ही दे देता हूँ। 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 3 कंपोनेंट से सर्च इंजन बना है ना। 50 नंबर में 3 बी ऑप्शन बिल्कुल आपका
सही हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 51। द कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीडर शुड इंक्लूड, जो संग्रह विकास नीति और प्रक्रियाओं में कौन शामिल होता है साथियों? तो लाइब्रेरियन तो इसमें डेफिनेटली शामिल होगा, स्टाफ और बोर्ड मेंबर भी बिल्कुल शामिल होते हैं, पेट्रॉन्स बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें सही हो जाएगा साथियों। मैंने आपको बताया था पेट्रॉन्स क्या होता है, तो अमेरिका के अंदर जो यूजर्स होते हैं ना, हम कहते हैं यूजर्स, लाइब्रेरी यूजर्स, तो उनको ही क्या कहते हैं अमेरिका में? पेट्रॉन्स है ना साथियों। तो 51 में जो है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है साथियों। द आर्ट ऑफ चूजिंग द बेस्ट मटेरियल फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल इन ए स्पेसिफिक लोकेशन एट ए स्पेसिफिक टाइम इज रिलेटेड टू, यानी कि किसी विशिष्ट समूह के लोगों के लिए किसी विशिष्ट स्थान पर किसी विशिष्ट समय पर जो है सर्वोत्तम सामग्री जो चुनने की कला है वह संबंधित है साथियों। तो किससे संबंधित है? ये है कलेक्शन बिल्डिंग से, यानी कलेक्शन का निर्माण करने से। किससे संबंधित है साथियों? कलेक्शन का निर्माण करने से, है ना। ये जो तकनीक है क्या? किसी विशिष्ट समूह के लोगों के लिए किसी विशिष्ट लोकेशन और ए स्पेसिफिक टाइम इज रिलेटेड टू, तो यह है कलेक्शन बिल्डिंग से, यानी कलेक्शन का निर्माण करने से, संग्रह का निर्माण करने से संबंधित है। 52 में ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? इन स्टॉक रूम ईच रो ऑफ बुक रैक्स शुड बी फर्निश्ड एट ईच एंड विथ ए सिग्नल guide on which the classes accommodated in the row are indicated in a manner calculated to catch the eye of the reader. The ऐसा रंगनाथन गाइडलाइन मेंशन above have to do, यानी स्टॉक रूम में बुक रे की प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक छोर पर सिग्नल गाइड से सुसज्जित किया जाना चाहिए, जिस पर पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए पंक्ति में समायोजित कक्षाओं को दर्शाया जाना चाहिए। ऐसा रंगनाथन द्वारा जो है यह दिशा निर्देश किससे संबंधित है साथियों? तो क्यों आप बताओ मुझे कि जो सिग्नल होते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं? कि यह आपको जो भी जिस तरह की भी गाइड या बुक चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो इस तरह साइड में मिलेगा, है ना। आपको इधर जाना है, वो सिग्नल लगाएगा कि हाँ आपको 5th रो के अंदर इस स्टेक के अंदर वह बुक मिल सकती है। तो इस तरह की जो गाइड होती है साथियों, सिग्नल जो लगाए जाते हैं, है ना, वह किस लिए लगाए जाते हैं? तो साथियों यह है पाठक के समय को बचाने के लिए। किसको? यूजर के समय को बचाने के लिए। और अगर हम यूजर के समय की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रंगनाथन का 4th लॉ है वह किसकी बात करता है? कि पाठक का समय की बचत, है ना। तो 53 में जो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? द लाइब्रेरीज पेराइटीज एंड पॉलिसीज कैन बी इंडिकेटेड बाय द, यानी कि जो पुस्तकालय की प्राथमिकताएं और नीतियां, तो प्राथमिकता और नीतियां किस पर निर्भर होती है साथियों? तो बजट पे। हमारे को पास जितना बजट होगा उतनी ही हमारी प्राथमिकताएं जो है उसी तरीके से हमारी डिसाइड होगी। कम बजट है कम बुक्स खरीदेंगे, ज़्यादा बजट है ज़्यादा अच्छी बुक्स खरीदेंगे, और जितना बजट होगा उसी आधार पे हमारी जो पॉलिसीज़ निर्धारित करती है साथियों। तो ये ध्यान रखने वाली बात है साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लाइन बजट विल प्रोवाइड डिटेल बाई, जो लाइन बजट है साथियों वह किसकी जो है विवरण प्रदान करता है साथियों? तो सोर्स फॉर्मेट की यस, पैट्रोनेज लेवल की यस, सब्जेक्ट की यस, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। 55 में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये क्या क्वेश्चन है साथियों? जो आपका BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज ए रिप्लिकेशन ऑफ, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तकालय किसकी प्रतिकृति है साथियों? तो यह है ब्रिटिश म्यूजियम की प्रतिकृति, है ना। ब्रिटिश म्यूजियम जो कहाँ स्थित है साथियों? UK में, है ना। तो उसकी प्रतिकृति कौन सा है? अब आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी की प्रतिकृति भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है? तो वह है BHU की, है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। तो दोनों तरीके से कैसे भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा,
है ना, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको इसका बिल्कुल सही आंसर रखना है BHU, ब्रिटिश म्यूजियम, है ना। BHU किससे संबंधित है? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, भूलना नहीं है साथियों, है ना, नोट डाउन करके रख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, द लाइब्रेरी शेप कुड बी। तो लाइब्रेरी की शेप कैसी हो सकती है साथियों? तो देखो लाइब्रेरी की शेप कैसी हो सकती है? एच शेप हो सकती है, वाई हो सकती है, एल हो सकती है, TB हो सकती है, WB हो सकती है, यानी एनी वन ऑफ द अबव, यानी इनमें से एक किसी भी आकृति हो सकती है। ज़रूरी नहीं दो आकृति मिक्स में नहीं करना साथियों, है ना, फिर तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल गलत आकृति बन जाएगी यहाँ पे, है ना। तो लाइब्रेरी की जो सही आकृति है वो इनमें से कोई भी एक आकृति बनाई जा सकती है साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 58, द टू डू लिस्ट एनकम्पासेस, यानी कार्य सूची में शामिल है। तो कार्य सूची में क्या शामिल है साथियों? तो डेज यस, वीक यस, मंथ्स यस, ऑल ऑफ द अबव, यानी जो टू डू लिस्ट होती है कि हमारे को कार्य सूची बनानी है साथियों, है ना। अब इसका मतलब ये है कि साथियों हम क्या करते हैं कि हम मान लो 2 प्रकार की डायरी रख ली, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे 2 डायरी रख ली। अब एक डायरी के अंदर तो अपन क्या करते हैं, डेली के काम लिख रहे हैं कि आज मुझे क्या क्या कार्य करने हैं, है ना, डे के हिसाब से। और उसके नेक्स्ट पेज पे, यानी अगले वाले पेज पे कि हाँ मुझे कल क्या क्या कार्य करने हैं, उसके नेक्स्ट पेज पे फिर परसों के दिन क्या क्या कार्य करने हैं। तो डे वाइज इस तरह से लिखते हैं। और मंथली की एक डायरी अलग होती है जिसमें हम लिखते हैं कि इस महीने में हमारे को ये 10 कार्य या 15 कार्य इस महीने में करने हैं, फिर उसके नेक्स्ट पेज में ये जनवरी में ये कार्य करने हैं, फरवरी में ये कार्य करने हैं। तो ये होती है मंथ वाइज जो है टू डू लिस्ट, ये यानी जो हमारे को कार्य आगामी समय में करने हैं वो होती है टू डू लिस्ट, है ना साथियों। तो हम क्या है दिन वाइज भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं, साप्ताहिक भी बना सकते हैं, है ना साथियों, कि हमारे को इस वीक में ये कार्य कंप्लीट करने हैं। और जैसे जैसे कार्य कंप्लीट हो जाते हैं हम उस कार्य को काटते रहते हैं या उस पर निशान लगाते रहते हैं कि हाँ ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, अब हमारे को क्या ये बाकी कार्य करने हैं जो नहीं हो रहे हो, है ना। तो इस तरीके से क्या है आजकल क्या है मैनेजमेंट का सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि वो टू डू लिस्ट तैयार कर लेता है, जो काम होते रहते हैं उनको काट देता है, जो पेंडिंग रहता है वो बाकी उसको दिख जाते हैं कि हाँ ये कार्य पेंडिंग है। अथवा अगर हम इस तरीके से टू डू लिस्ट तैयार नहीं करेंगे तो दिमाग में इतने सारे कार्य रहते हैं मैनेजमेंट के अंदर तो आधे काम तो भूल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से बचने के लिए हम टू डू लिस्ट तैयार करते हैं साथियों। तो अच्छे मैनेजमेंट जो होता है, अच्छा मैनेजर जो होता है उसकी यही पहचान है कि उसके डेली वो टू डू लिस्ट तैयार करता है। अब साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, हाउ मेनी एलिमेंट आर नीडेड फॉर ए ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बी इफेक्टिव, यानी किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है साथियों। तो किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाने इफेक्टिव प्रभावी बनाने के लिए 5 तत्वों की हमारे को आवश्यकता होती है साथियों। यहाँ ऑप्शन आप चेंज कर लेना, ये बाय मिस्टेक रह गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, है ना साथियों, ये टाइपिंग त्रुटि रह जाती है साथियों। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन यानी 5 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 59 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है साथियों, द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ टाइटल्स पब्लिश्ड, नंबर ऑफ न्यू टाइटल्स परचेज्ड, मीडियम ऑफ टाइटल्स एंड नंबर ऑफ न्यू टाइटल्स अवेलेबल इन द शेल्फ में हेल्प द लाइब्रेरियन टू एनालिसिस द, यानी प्रकाशित शीर्षकों की संख्या, खरीदे गए नए शीर्षकों की संख्या, शीर्षकों का माध्यम और शेल्फ में उपलब्ध नए शीर्षकों की संख्या का विवरण लाइब्रेरियन को इसका विश्लेषण करने में मदद करता है। तो किसका विश्लेषण करने में यह मदद करता है साथियों, यह मदद करता है लाइब्रेरी बाइंग पावर, यानी कि लाइब्रेरी की जो खरीद शक्ति है उसकी मदद करता है साथियों, है ना। ये सारे किसके मदद करते हैं, तो लाइब्रेरी की जो खरीद शक्ति है उसमें यह है हेल्प करते हैं साथियों। तो 60 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्वेश्चन क्या है साथियों, विच बजटिंग टेक्निक हैज़ द एलिमेंट ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी इन इट, यानी किस बजटिंग तकनीक में अनम्यता का तत्व है। किसका, अनम्यता, मतलब इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है साथियों, एक तो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल आप जानते हो कौन सी चीज़ें फ्लेक्सिबल होती है, जिनमें हम जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं,
या फिर लचीलापन जिसमें होता है वो तो होती है फ्लेक्सिबिलिटी, और जिसमें लचीलापन नहीं होता है वह क्या होती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, है ना, जिसमें लचीलापन नहीं होता है साथियों। तो अब आप समझ गए होंगे जिसमें लचीलापन नहीं है वह कौन सी बजटिंग टेक्निक है साथियों। देखो परफॉर्मेंस बजटिंग टेक्निक में लचीलापन होता है साथियों, प्रोग्राम में भी हो सकता है, पीपीबीएस में भी हो सकता है, लेकिन जो लाइन बजटिंग है एक लाइन से चल रही है जिसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता है, यही बजटिंग टेक्निक कौन सी है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एलोकेटिंग organizing evaluation of library tasks and activities within the framework of the measure objective mission and policy refer to, यानी कि प्रमुख उद्देश्यों, मिशन, नीति के ढांचे के भीतर पुस्तकालय कार्यों, गतिविधियों की योजना, आवंटन, आयोजन, मूल्यांकन के प्रक्रिया को संदर्भित करती है। तो कौन संदर्भित करती है साथियों, फंक्शनल अप्रोच। कौन संदर्भित करती है साथियों, जो आपकी कार्यात्मक अप्रोच है वह इसको प्रभावित करती है साथियों, है ना, कि कौन संदर्भित करती है, प्रभावी अप्रोच, है ना, फंक्शनल कार्यात्मक अप्रोच, है ना। तो 62 का क्या हो जाएगा, कार्यात्मक अप्रोच, है ना। अगर हिंदी में नोट डाउन करना चाहो तो कार्यात्मक कर लेना इसको, ना, फंक्शनल को क्या कर लेना, कार्यात्मक अप्रोच। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 63 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टाफ फार्मूला एस आर रंगनाथन का कब दिया गया था साथियों, 1948 में। याद रखना स्टाफ फार्मूला डायरेक्ट पूछेगा आने वाले एग्जाम में, है ना। अब बात करते हैं 63 क्या कहता है साथियों, फॉर एक्विजिशन ऑफ, यानी एक्विजिशन सेक्शन की बात हो रही है, ऑफ 6000 पुस्तकें इन लाइब्रेरी इन ईयर, एक साल में कितनी, 6000 पुस्तकें। 6000 पुस्तकें कौन सा सेक्शन, एक्विजिशन सेक्शन के लिए, है ना। तो इसमें इन हिज स्टाफ फार्मूला हिज रिकमेंडेड, तो कितने जो है कर्मचारियों के लिए रिकमेंडेड करता है स्टाफ फार्मूला, तो एक प्रोफेशनल स्टाफ के लिए, कितने, एक प्रोफेशनल स्टाफ, यानी 1 प्रोफेशनल स्टाफ, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों 63 में ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, ब्रिंगिंग टू मैथमेटिकली रिलेटेड बट क्लासिफैक्टरी सेपरेटेड बुक्स टुगेदर इज कॉल्ड, यानी दो गणितीय रूप से संबंधित लेकिन वर्गीकरण संबंधी अलग अलग पुस्तकों को एक साथ लाना क्या कहलाता है साथियों। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है साथियों, क्लासिफाइड अरेंजमेंट नहीं कहेंगे, ब्लॉक अरेंजमेंट भी नहीं करेंगे, ब्रोकन ऑर्डर अरेंजमेंट यह कह सकते हैं, अरेंजमेंट बाय एक्सेशन नंबर ये भी नहीं, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों ब्रोकन ऑर्डर अरेंजमेंट। इसको नोट डाउन कर लेना, डेफिनेटली आपके दिमाग में से इंग्लिश हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले देख के जाना है कि जो दो पुस्तकें गणितीय रूप से संबंधित लेकिन वर्गीकरण संबंधी, है ना, अलग अलग पुस्तकों को एक साथ लाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है साथियों ब्रोकन ऑर्डर अरेंजमेंट। क्या कहलाता है, ब्रोकन ऑर्डर अरेंजमेंट। मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, नोट डाउन जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, द नेवार्क चार्जिंग सिस्टम। अब बात हो रही है किसकी, नेवार्क चार्जिंग सिस्टम की। वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, नेवार्क जो चार्जिंग सिस्टम है साथियों किस वर्ष से शुरू की गई थी साथियों, तो नेवार्क चार्जिंग सिस्टम 1900 के अंदर शुरू की गई थी साथियों। और एक दूसरा है ब्राउन चार्जिंग सिस्टम, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, नीना ई ब्राउन, है ना, नीना ई ब्राउन। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम की खोज किसने की थी, नीना ई ब्राउन ने, है ना। तो साथियों जो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम है वो तो आया था 1895 में, है ना। और जो नेवार्क चार्जिंग सिस्टम है साथियों ये कब आया था, 1900 के। किसने लाया था, ये जॉन कॉटन डाना ने, है ना, याद रख लेना, लिख लेना, जॉन कॉटन डाना। तो 65 में बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 66, द ब्राउन चार्जिंग सिस्टम। ये लो क्वेश्चन भी आ गया, द ब्राउन चार्जिंग सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, यानी किसको शामिल नहीं करता साथियों, तो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम मैंने बता दिया 1895। तो इसमें कौन से शामिल नहीं है साथियों, रीडर टिकट इसमें शामिल है, बुक कार्ड इसमें शामिल है, डेट स्लिप इसमें शामिल है, लेकिन ट्रांजैक्शन स्लिप इसमें शामिल नहीं होगी। 66 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ क्योंकि बात हो रही है नॉट इंक्लूड की, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन क्या करता है साथियों, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई रिलेटेड टू, जो आपकी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है किससे संबंधित है साथियों, प्लानिंग, मोटिवेशन, इनोवेशन और बजटिंग। तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किससे संबंधित है, मोटिवेशन से, न प्लानिंग से, न इनोवेशन से, न बजटिंग से, है ना। तो थ्योरी एक्स और वाई किसने दी थी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसने दी थी, है ना साथियों। मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आपको खुद को कमेंट करना है ताकि पता तो चले आप लोगों का क्या लेवल चल रहा है अभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 68, लाइब्रेरी बिल्डिंग एक्सपेंडिचर इज, पुस्तकालय निर्माण व्यय। तो पुस्तकालय का अगर निर्माण करना है, लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण करना है साथियों, तो ये व्यय किसके अंतर्गत आएगा, नॉन रिकरिंग के अंतर्गत। किसके अंदर, नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं या कैपिटल आउटले भी इसको कह सकते हैं। यानी जो है 68 में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इन लाइब्रेरीज द फाइनेंशियल अलोकेशन मेड टुवार्ड्स परचेज ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कम अंडर द बजट हेड। यानी पुस्तकालय में जो फर्नीचर और उपकरणों की हम खरीद करते हैं के लिए किया गया वित्तीय आवंटन मध्य किसके अंतर्गत आता है साथियों, तो ये आता है नॉन रेकरिंग बजट के अंतर्गत। यानी बिल्डिंग, फर्नीचर और उपकरणों की खरीद के लिए एक ही बार पैसा आता है, और जिस चीज़ के लिए सिर्फ एक ही बार पैसा आता है उसको कहते हैं नॉन रेकरिंग बजट। यानी कि बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग मान लो, एक कमरा बन रहा है, उसके लिए एक बार ही पैसा आएगा, है ना। हर साल तो आने से रहा कि उसी कमरे के लिए फिर से पैसे आ जाएंगे, है ना। तो वो क्या होता है, नॉन रेकरिंग बजट। और रेकरिंग बजट में कौन सा आता है, जैसे आपकी सैलरी है, सैलरी हर साल उतना ही फंड आता है, जैसे चाय पानी का खर्चा है मान लो, तो इस तरीका का क्या है, सारे रेकरिंग बजट के अंतर्गत ही आते हैं। जो हर साल बजट आता है जिस मद के लिए, वो सारे रेकरिंग बजट में आते हैं, और जिनका बजट सिर्फ एक ही बार आता है वो आते हैं नॉन रेकरिंग बजट में साथियों, है ना। तो 69 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अब 70 नंबर क्वेश्चन है साथियों, द स्टाफ फार्मूला फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज इन इंडिया हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाई। यानी भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेज पुस्तकालयों के लिए स्टाफ फार्मूला किसके द्वारा तैयार किया गया था साथियों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एस.आर. रंगनाथन 1948, आपको याद रखना है साथियों। तो आज की क्लास में अभी फ़िलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा साथियों फिर, तो फ़िलहाल यहीं तक। अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो हो सके तो आज लेट नाइट तक, अन्यथा कल मॉर्निंग में बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो और जो 5th मॉडल पेपर है कंप्लीट आपका हो जाएगा साथियों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।